हेलो फ्रेंड, मैं माही स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पीएडी वाले साहित्य अकेडमी में। तो डॉक्टर नागेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास में मैंने इंट्रो क्लास बनाई थी, जिसके अंतर्गत कि हम लोगों ने देखे थे कि कौन कौन से टॉपिक को इसमें से कवर करना है। उसी के क्रम में आज का हमारा टॉपिक जो होने वाला है वो है कि साहित्य का इतिहास दर्शन। मैंने उसमें बताया हुआ था फर्स्ट क्लास में कि कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे, तो पहले मेरा यही है, ठीक है। मैंने जो कुछ भी इसमें इम्पॉर्टेंट होगा उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, और बाकी मैं पूरे को अच्छे से ये आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जो भी इम्पॉर्टेंट है उसको थोड़ा ध्यान से रफली नोट डाउन भी कर सकते हैं या फिर ध्यान से हम इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसी के क्रम में देखते हैं यहाँ से हमारा सामान्यतः इतिहास शब्द से राजनीतिक व सांस्कृतिक इतिहास का ही बोध होता है, किंतु वास्तविकता यह है कि सृष्टि की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जिसका इतिहास से संबंध ना हो। अतः साहित्य भी इतिहास से असंबद्ध नहीं है, यानी कि इससे भी असंबंधित है। साहित्य के इतिहास में हम प्राकृतिक घटनाओं व मानवीय क्रियाकलापों के स्थान पर साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टि से करते हैं। वैसे देखा जाए तो साहित्यिक रचनाएं भी मानवीय क्रियाकलापों से भिन्न नहीं है, अपितु वे विशेष वर्ग के मनुष्य की सृष्टि क्रियाओं की सूचक है। दूसरे शब्दों में साहित्यिक रचनाएं साहित्यकारों की सृजनात्मक क्रियाओं और प्रवृत्तियों की सूचक होती है। अतः इनके इतिहास को समझने के लिए उनके रचयिताओं तथा उनसे संबंधित स्थितियों, परिस्थितियों और परंपराओं को समझना भी आवश्यक है। प्रारंभ में जिस प्रकार राजनीतिक इतिहास में राजाओं के जीवन चरित्र एवं राजनीतिक घटनाओं को संकलित कर दिया पर्याप्त समझा जाता था, उसी प्रकार साहित्य के इतिहास में भी रचनाओं और रचयिताओं का स्थूल मतलब छोटा या कम बोल सकते हैं उसको हम, परिचय ही पर्याप्त होता था। किंतु ज्यों-ज्यों मतलब जैसे ज्यों-ज्यों इतिहास के सामान्य दृष्टिकोण का विकास होता गया, त्यों-त्यों यानी कि वैसे साहित्य इतिहास के दृष्टिकोण में भी तदनुसार सूक्ष्मता व गंभीरता आती गई, ठीक है। फिर देखते हैं यहाँ पे आगे। यद्यपि इतिहास के अन्य क्षेत्रों की तुलना में साहित्य का इतिहास दर्शन एवं उनकी पद्धति अभी बहुत पिछड़ी हुई है, किंतु फिर भी समय समय पर इस प्रकार के अनेक प्रयास हुए हैं जिसका लक्ष्य साहित्य इतिहास को भी सामान्य इतिहास के स्तर पर पहुंचाने का रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद है, सॉरी फ्रेंड, थोड़ा बाहर में ये बाइक का शोर का आवाज आ रहा है। यद्यपि अंग्रेजी साहित्य के विभिन्न इतिहासकारों द्वारा यह धारणा बहुत पहले प्रचलित हो चुकी थी कि किसी भी जाति के साहित्य का इतिहास उस जाति के सामाजिक एवं राजनीतिक वातावरण को भी प्रतिबिंबित करता है। यह साहित्य की प्रवृत्तियां संबंधित समाज की प्रवृत्तियों की सूचक होती है। फिर भी इस धारणा को एक सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय, अब यहाँ से देखिए इम्पॉर्टेंट है, इसको आप रफली नोट डाउन भी कर सकते हैं। श्रेय मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ फ्रेंड, ओह शायद बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा, ये इतना ही ठीक है। थोड़ा सा मैं हाथ से करके देखूं, ठीक है। प्रतिष्ठित करने का श्रेय फ्रेंच विद्वान तेन को है,
जिन्होंने अपने अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में प्रतिपादित किया कि साहित्य के विभिन्न प्रवृत्तियों के मूल में मुख्यतः 3 प्रकार के तत्व सक्रिय रहते हैं, जिसमें क्या है, एक जाति, दूसरा है वातावरण, तीसरा है क्षण विशेष। यहाँ से क्वेश्चंस बने हैं, इसीलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा फ्रेंड, ठीक है। तेन ने अपनी व्याख्या के द्वारा यह भली भांति स्पष्ट किया कि किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामयिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण आवश्यक है। यहाँ पे फिर इम्पॉर्टेंट है, जितना भी हाईलाइट है फ्रेंड वो बिना बोले मुझे आप लोग इम्पॉर्टेंट समझ लीजिएगा, ठीक है। तेन ने इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए हडसन ने आपेक्ष किया कि उन्होंने साहित्य की विकास प्रक्रिया का सारा महत्व उपयुक्त 3 तत्वों को ही दे दिया, जबकि साहित्यकार या काव्य रचयिता के व्यक्तित्व एवं उनकी प्रतिभा को सर्वथा उपेक्षित कर दी। निश्चित ही हडसन का यह आपेक्ष तेन के सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण न्यूनता का अर्थ होता है कम या अधिक, ठीक है। न्यूनता या त्रुटि बोल सकते हैं, कमी त्रुटि की ओर संकेत करता है, किंतु फिर भी हम इस तथ्य को अस्वीकार नहीं कर सकते कि पूर्ववर्ती इतिहासकारों की तुलना में तेन ने अपेक्षाकृत अधिक व्यापक स्पष्ट एवं विकसित सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर साहित्य की विकास प्रक्रिया को बहुत कुछ स्पष्ट किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ से हमारा हो गया, अब देखते हैं आगे। फिर है साहित्य इतिहास की व्यवस्था में जर्मन चिंतक का भी कम योगदान नहीं है। वैसे तो उनके द्वारा कई सिद्धांत स्थापित हुए, किंतु उनमें सर्वाधिक महत्व युग चेतना, यहाँ से इसको भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार साहित्य के इतिहास की व्याख्या तदयुगीन चेतना के आधार पर की जानी चाहिए। फिर है यहाँ पे कुछ विद्वानों के नाम के बारे में दिए गए हैं। एच कॉफे ने कहा, महान कवि गेटे की साहित्यिक प्रवृत्तियों की व्याख्या युगीन चेतना के आधार पर करके इस सिद्धांत की महत्ता को प्रमाणित किया है, किंतु हमारे विचार से यह सिद्धांत भी एकांगी है, मतलब कि एक ही है, क्योंकि साहित्य के विकास में युगीन चेतना का ही नहीं, पूर्ववर्ती यानी कि पहले के पूर्ववर्ती परंपराओं का भी न्यूनाधिक का मतलब होता है मतलब कम या अधिक, ऊपर भी मैंने बताया था, न्यूनाधिक योगदान रहा है। अतः उनकी उपेक्षा करके सारा श्रेय युगीन चेतना को भी दे देना तर्क संगत प्रतीत नहीं होता है। मतलब है क्या बोल रहा है कि ऊपर जो तेन ने क्या किया था कि मतलब साहित्य का जो भी उनको 3 में बांट दिया था ना, कि जाति विशेष, क्षण के बारे में, वातावरण और क्षण विशेष, तो इन लोगों का कहना है कि अगर हम सिर्फ बोल दें कि जाति, वातावरण और क्षण विशेष ही सब कुछ है, तो जो अभी तक में जितने सारे कवि हुए तो फिर उन लोगों का कोई महत्व रहा ही नहीं। जो रचनाकार हुए या फिर जो काव्यकार हुए उनकी तो कोई महत्ता रही ही नहीं, उन्हीं के बारे में यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे और थोड़ा सा है। इधर मार्क्सवाद से प्रभावित आलोचकों ने द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद, वर्ग संघर्ष और आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य की विकास प्रक्रिया को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया। उदाहरण के लिए सेक्युलिन के रूसी साहित्य
के इतिहास की व्याख्या करते हुए साहित्य के विभिन्न प्रक्रियाओं व प्रवृत्तियों का संबंध आर्थिक परिस्थितियों एवं वर्ग संघर्ष की प्रक्रियाओं से स्थापित किया है। किंतु कई बार मार्क्सवादी आलोचक साहित्य की भी सभी प्रवृत्तियों के मूल में अर्थ को ही स्थापित करके एक ऐसा अनर्थ कर देते हैं, यानी कि बहुत सारा अर्थ को देकर क्या करते हैं, अनर्थ कर देते हैं, जो एकांतिक व अतिवादिता का प्रमाण होता है। फिर है आगे मानव विज्ञान, मानव विश्लेषण और अर्थ विज्ञान के आधार पर भी साहित्य के विभिन्न पक्षों के विशेषता शैली पक्ष के विकास की व्याख्या विभिन्न पाश्चात्य विद्वानों द्वारा हुई है, जिसमें कौन कौन से आते हैं, रिचर्ड जी आते हैं, I.A. रिचर्ड है, विलियम एम्पसन है, C.F. लेविस है, W.P. कर है, F.W. है, वेटसन है, प्रभृत विद्वानों के नाम आते हैं, यानी कि इसमें ये सारे विद्वान उल्लेखनीय हैं। थोड़ा सा फिर इधर कर लो मैं, हाँ। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, इन विद्वानों द्वारा विभिन्न दृष्टियों से शैलीगत प्रवृत्ति के विश्लेषणों एवं उनके आधारभूत कारणों को खोजने का प्रयास हुआ, जिससे आंशिक रूप से साहित्य इतिहास को भी समझने में सहायता मिल जाती है, किंतु उनके निष्कर्षों में पारस्परिक सामंजस्य, एकरूपता एवं अवनति का अभाव होने के कारण वे अध्येता के मार्ग को प्रशस्त, कम और कंटकाकीर्ण अधिक करते हैं। कंटकाकीर्ण का मतलब होता है फ्रेंड्स, क्या मतलब होता है, कांटों भरा रास्ता या खतरों भरा, इस टाइप से अधिक करते हैं, मतलब प्रशस्त तो कम करते हैं, कंटकाकीर्ण अधिक करते हैं। फिर है अरस्तु, तो यहाँ नहीं लिखा है फ्रेंड, अस्तु लिखा है। अस्तु साहित्य इतिहास की व्याख्या के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों से विभिन्न प्रयास होते रहे हैं, जो हमें किसी निश्चित स्पष्ट एवं समन्वित निष्कर्ष तक नहीं पहुंचाते। फिर भी उनसे इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि आज साहित्य का अध्ययन विश्लेषण केवल साहित्य तक सीमित न रहकर नहीं किया जा सकता। उनकी विषयगत प्रवृत्तियों व शैलीगत क्रियाओं के स्पष्टीकरण के लिए उससे संबंधित राष्ट्रीय परंपरा, सामाजिक वातावरण, आर्थिक परिस्थिति, युगीन चेतना एवं साहित्यकार की व्यक्तिक प्रवृत्तियों का विवेचन, विश्लेषण अधिक आवश्यक है। तो ये यहाँ से साहित्य के बारे में जो व्याख्या है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अतः कहा जा सकता है कि पूर्वोक्त सिद्धांत यानी पहले के सिद्धांत साहित्य की विकास प्रक्रिया के विभिन्न अंग, पक्षों व तत्वों के सूचक हैं। यद्यपि इनमें कोई भी सिद्धांत परिपूर्ण नहीं है, किंतु आंशिक सत्य से भी ये सर्वथा शून्य नहीं है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए किसी भी साहित्य की विकास प्रक्रिया के अध्ययन के लिए उससे संबंधित इन 5 तत्वों पर विचार किया जाना चाहिए। यहाँ से ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, मैंने यहाँ पे इसे हाईलाइट कर दिया है। पहला होता है सृजन शक्ति, जिसका अर्थ क्या होता है, साहित्यकार की प्रतिभा और उसका व्यक्तित्व।
परंपरा आती है, परंपरा साहित्यिक व सांस्कृतिक परंपराएं आती है। फिर तीसरा आता है वातावरण, चौथा आता है द्वंद्व और पांचवा आता है संतुलन। अगर हम इसी के क्रम में देखेंगे, आगे थोड़ा सा यहाँ इंपॉर्टेंट है जो मैं हाईलाइट नहीं कर पाई थी, तो मैं यहाँ पढ़ के मार्क कर दी हूँ, देख लीजिएगा। वस्तुतः यह सिद्धांत सृष्टि की सामान्य विकास प्रक्रिया की दृष्टि से प्रतिपादित है, जिसे साहित्य पर लागू करते हुए संक्षेप में कहा जा सकता है कि यहाँ पे क्या कहा जा सकता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। साहित्य के क्षेत्र में भी प्राकृतिक सृजन शक्ति और साहित्यकार की नैसर्गिक प्रतिभा परंपरा के अंतर्गत क्या आती है, सांस्कृतिक व साहित्यिक परंपरा, और वातावरण यानी कि युगीन परिस्थिति प्रवृत्तियों तथा चेतना के द्वंद्व से प्रेरित होकर गतिशील होती है। ठीक है, यहाँ तक ये इम्पोर्टेंट है। फिर है जिस चरम लक्ष्य द्वंद्व के दोनों पक्षों में संतुलन स्थापित होता है, वस्तुतः यह द्वंद्व ही साहित्यकार की मूल प्रेरणा होती है, किंतु स्थिति विशेष व व्यक्ति विशेष के अंतर से द्वंद्व का क्षेत्र परिवर्तित होता रहता है। अतः कोई साहित्यकार अपने ही आंतरिक व मानसिक द्वंद्व से परिचालित होता है, मतलब जो साहित्यकार होता है वो अपने ही अंदर के मन के द्वंद्व से ही परिचालित होता है। तो कोई पारिवारिक, सामाजिक, तो कोई आर्थिक, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय द्वंद्व से, कोई अपने मन के द्वंद्व से और कोई मान सकते बाहरी द्वंद्व से। एक क्षेत्र का द्वंद्व संतुलित या शांत हो जाने पर साहित्यकार या साहित्यकारों की सृजनात्मक शक्ति किसी अन्य क्षेत्र के द्वंद्व की ओर उन्मुख होती है। वस्तुतः परंपरा और युगीन वातावरण के अंतः विरोधों से उत्पन्न द्वंद्व ही साहित्य के विभिन्न आंदोलनों, उनकी धाराओं और प्रवृत्तियों को गति देता हुआ साहित्य की विकास प्रक्रिया को संचालित करता है। अतः साहित्य इतिहास की विकासवादी व्यवहार के लिए उन सभी तथ्यों पर विचार करना आवश्यक है जो साहित्यकार के व्यक्तित्व एवं उनसे संबंधित पूर्व परंपरा, युगीन वातावरण, द्वंद्व के स्रोत व अभिष्ट लक्ष्य आदि पर प्रकाश डालते हैं। ठीक है, अब एक पैराग्राफ यहाँ पे बचा है, इसको पढ़ लेते हैं जल्दी से, फिर ये हमारा साहित्य इतिहास दर्शन का हो जाएगा चैप्टर कंप्लीट। साहित्य विकास के उपयुक्त सामान्य सिद्धांत के अतिरिक्त कुछ ऐसे सिद्धांत भी प्रतिपादित किए गए हैं जिसमें साहित्य के रूपात्मक, प्रवृत्त्यात्मक तथा गुणात्मक विकास के अध्ययन में सहायता मिल जाती है, किंतु यहाँ इनका विस्तृत परिचय न देकर इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि जिस प्रकार सामान्य इतिहास का वैज्ञानिक अध्ययन विकासवाद के आधार पर ही संभव है, उसी प्रकार साहित्य के इतिहास की भी वैज्ञानिक व्याख्या के लिए विकासवादी सिद्धांत, साहित्य का विकास कैसा है, मतलब साहित्य का इतिहास कैसे सिद्धांत पर आधारित है, तो विकासवादी सिद्धांत पर आधारित का ग्रहण करना आवश्यक है। यह दूसरी बात है कि जो लोग इतिहास को भी कल्पना, विकास और भाव सौंदर्य का क्षेत्र मानते हुए उनसे कला की श्रेणी में स्थान देते हैं, वे विकासवादी दृष्टिकोण और वैज्ञानिक पद्धति दोनों को ही व्यर्थ समझते हैं। मतलब कि कहने का मतलब बोला जाता है ना कि ये तो सिर्फ एक कला हुआ या फिर जो भी, तो उनके ही बारे में यहाँ पे कहा गया है। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है साहित्य इतिहास दर्शन। हो सकता है मेरे थोड़े से प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होती है, थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, मतलब जानते हुए चीज़ों को गलत बोल देना इस टाइप से, इनको थोड़ा सा मैनर कीजिएगा, आप लोग देखिएगा इनको। और मुझे उम्मीद है कि जो इम्पोर्टेंट लगा होगा वो सारा कुछ आप लोगों ने रफली नोट डाउन कर लिया होगा। तो नेक्स्ट हमारा क्लास
जो मेरा अगला टॉपिक होगा उस पे होगा। खैर मेरे पास यहाँ भी शेड्यूल ध्यान में नहीं आ रहा है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये मैं कंटिन्यू रखूँगी कि मतलब जितने सारे मैंने टॉपिक बताए हैं, तो ये आपको मॉर्निंग में 8 बजे आपको डेली क्लास मिल जाएगी। तो एक बार आगे मेरे चैनल पे आप लोग ज़रूर घूम आइएगा, आप लोगों के लिए भी यूजफुल रहेगा। अगर आप किसी भी इन एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और कोई भी त्रुटि हो या फिर कोई भी सुझाव के लिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे बेझिझक बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।